तो वो आने से पहले ये मेरी बिल्कुल लेटेस्ट तहरीर है, मेरी राइटिंग, जो मैंने परसों लिखी थी। ये मैंने उसे वहां पोस्ट किया, एक कॉपी साथ रख ली। तो हुमायूं जफर जैदी का इसरार है कि मैं ये पढ़ूं, तो मैं पहले ये पढ़ देता हूं। ज़ाहिर है कि ह्यूमर तो मैं बाद में वो पढ़ूंगा, इसमें भी कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आ जाएगी। तो इसका उन्वान है इस कॉलम का, जी ढूंढता है फिर वही मस्कत के रात दिन। जो गालिब का मिसरा है कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। साहिबो, 1980 से 1990 तक हमने मुल्कों की खूब खाक छानी। जापान, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान, न जाने कहां कहां गए। इसके बाद हमने मुल्क से बाहर कदम नहीं निकाला। इसकी एक वजह तो ये थी कि हम में अचानक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो गया था, जो उम्र के तकाजे की वजह से आदमी में उमूमन पैदा हो जाता है। दूसरी वजह यह थी कि मुल्कों घूमने के बाद हमें यह अंदाजा हो गया था कि इंसान चाहे किसी भी बर्रे आजम में रहे, कमोबेश वही हरकतें करता है। उसे देखने के लिए जगह जगह जाने की क्या जरूरत है, आदमी आईने में ही क्यों ना अपनी शक्ल देख ले। तीसरी और अहम वजह यह थी कि उर्दू के अदीब होने के नाते हम उस वक्त तक रख्ते सफर नहीं बांधते जब तक कि हमारे अखराजात सफर कोई दूसरा बर्दाश्त न करे। बैरून मुल्क की बात तो छोड़िए, हम तो अंदरून मुल्क भी हैदराबाद को छोड़कर किसी और शहर में अपने पल्ले से किराया अदा करके नहीं गए। ऐसा नहीं है कि इस अरसे में बैरूनी मुल्कों से हमारे लिए बुलावे नहीं आए थे जरूर, लेकिन हम गए नहीं। हमने सोचा कि क्यों ना अपने ही मुल्क को बैरूनी मुल्क बनाने की कोशिश की जाए, यानी इसे भी तरक्की याफ्ता बनाया जाए। मगर ये काम भी हमसे ना हो सका। हम अकेले कर भी क्या सकते हैं। लोगों ने समझाया कि मिर्जा गालिब भी उम्र के आखिरी हिस्से में फुर्सत के रात दिन के मुतलाशी रहते थे। तुम्हें भले ही फुर्सत न मिले मगर मस्कत तो मौजूद है, वहीं चले जाओ। यूं भी अब हम आए दिन के मसलों से बेजार हो चुके हैं। आखिर कहां तक इन मसलों का हल ढूंढते फिरें। हमारे वजीर आजम मिस्टर नरसिम्हा राव को ही देखिए कि जब भी मुल्क के मसलों से तंग आ जाते हैं तो किसी बैरूनी सफर पर रवाना हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए कि उनकी वजारत के दौर में कितने मसले पैदा हुए और उन्होंने कितने बैरूनी दौरे किए। ताहम वजीर आजम का मामला दूसरा है। वो मसले हल न करें तो तब भी बैरूनी सफर पर जा सकते हैं। हमारा मामला यह है कि जब तक बाल बच्चों की जरूरियात पूरी न करें, बिजली और टेलीफोन वगैरह का बिल न अदा करें, तब तक मुल्क से तो कुजा घर से बाहर भी कदम नहीं निकाल सकते। ताहम इधर जब से मस्कत में तेल दरियाफ्त हुआ है और जब से हमारे दोस्त हुमायूं जफर जैदी मस्कत में जाकर फिर से आबाद हुए हैं, तब से हमें शुबा सा होने लगा था कि बड़े होकर या बूढ़े होकर एक न एक दिन हम मस्कत जरूर जाएंगे। हुमायूं जफर जैदी से लगभग 20 बरस पहले अलीगढ़ में हमारी मुलाकात हुई थी। उन दिनों वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के उस्तादों की रिवायत के मुताबिक अंग्रेजी के मुकाबले में उर्दू के मामला से ज्यादा सरोकार रखते थे। ये तो पता नहीं कि अंग्रेजी में शेर कहते हैं या नहीं, मगर उनके उर्दू के शेर तो खुद हमने अपने कानों से सुने और आंखों से देखे हैं। उर्दू के बहुत अच्छे शायरों में से हैं, इसलिए कि हर किसी को अपने शेर नहीं सुनाते। हमारे पास अच्छा शायर होने की यही कसौटी है। उर्दू अदीबों और शायरों की सोबत में रहने के 100 जतन करते हैं। उनकी एक और खुसूसियत यह है कि एलिजाबेथ टेलर ने जितने शौहर बदले हैं उनसे कहीं ज्यादा नौकरियां उन्होंने बदली हैं। कभी एक नौकरी पर खाने नहीं रहे। हमें तो अब यह भी याद नहीं रहा कि वो पिछले 20 वर्षों में क्या क्या करते रहे। अलबत्ता पिछले 7-8 वर्षों में वो कई बैरूनी मुल्कों में रहे और माशाअल्लाह पिछले 5-6 वर्षों से मस्कत में मुकीम है। एक जगह पर टिककर रहने का उनका यह सबसे लंबा रिकॉर्ड है। इसमें भी खूबी उनकी नहीं मस्कत की नजर आती है। इस अरसे में वो जब भी हिंदुस्तान आए हमसे ख्वाहिश की कि हम मस्कत जरूर आए। एक बार बुलाया तो हमने टालने के लिए कह दिया कि हमारी बजाय खुशवंत सिंह को बुलाइए। चुनाचे खुशवंत सिंह को बुला लिया। दूसरी बार बुलाया तो हमने एक और शख्सियत का नाम तजवीज कर दिया, उन्हें भी उन्होंने बुला लिया। तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौथी बार बुलाया तो बोले अब शरई एतबार से कोई उज़्र काबिल मसमूना होगा। इस बार आप किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे बल्कि खुद कुर्बान हो जाएंगे। सो अब हम कुर्बान होने के लिए मस्कत जा रहे हैं, जहां उन्होंने उर्दू मिजानिगारों की एक महफिल का एहतमाम किया है।
पिछले 3 दहाकों में जब से खलीजी ममालिक में तेल दरियाफ्त हुआ है तब से इन ममालिक का जो फायदा हुआ सो हुआ ही है, लेकिन उर्दू के अदीबों और बिलखुसूस शायरों का भी खासा फायदा हुआ है। अब ये मुशायरे पढ़ने के लिए पीलीभीत, इटावा और रामपुर वगैरह नहीं जाते, बल्कि सीधे दुबई, कतर, दमाम, अबू धाबी अब ये मुशायरे पढ़ने के लिए पीलीभीत, इटावा और रामपुर नहीं जाते, बल्कि सीधे दुबई, कतर, दमाम, अबू धाबी और जिद्दा वगैरह जाने लगे हैं। माशाअल्लाह, अब तो उर्दू के शायर मुशायरों की तारीखों और उनसे मिलने वाले माविज़ों का हिसाब किताब कंप्यूटर की मदद से रखने लगे हैं। हमने उर्दू के कई शायरों के गलों में सोने की जंजीरें भी देखी हैं, जबकि आजादी से पहले के उर्दू शायरों के पांवों में लोहे की जंजीरें हुआ करती थी। कपड़े भी अब वो माशाअल्लाह अच्छे पहनने लगे हैं और इन कपड़ों पर अच्छे अच्छे सेंटों का छिड़काव भी करने लगे हैं। पिछले 30 वर्षों में उर्दू शायरी ने भले ही तरक्की न की हो, लेकिन उर्दू के शायरों ने जरूर तरक्की की है। गोया अब उनकी पर्सनैलिटी निकल आई है। हम उर्दू के एक खलीज याफ्ता शायर से वाकिफ हैं जो हफ्ते के 7 दिनों में वक्त देखने के लिए 7 मुख्तलिफ घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले बीड़ी पीते थे और वो भी मांगकर, लेकिन अब डन हिल से कमतर दर्जे का सिगरेट पीने पर राजी नहीं होते। ये सब खलीजी ममालिक की देन है। आज से 30 बरस पहले तक खलीजी ममालिक के सहराओं में गुमनाम और आवारा हवाओं के झक्कड़ों की आवाजों के अलावा अल्लाह अकबर और अजानों की गूंज तो सुनाई देती थी, लेकिन अब माशाअल्लाह मुकर्रर इरशाद हो, अता हो, तवज्जो चाहता हूं, अर्ज किया है, जर्रा नवाजी और बंदा परवरी का शुक्रिया वगैरह जैसे कलमात की गूंज भी सुनाई देने लगी है। खलीजी ममालिक में जब से उर्दू की नई बस्तियां आबाद हुई हैं, तब से हम मुल्क में खलीजी ममालिक से तेल को दरामद करने में लगे हुए हैं और शायर हजरात अपनी शायरी को बरामद करने में मसरूफ हैं। हमने खलीजी ममालिक के बाद मुशायरों के वीडियो कैसेट देखे हैं। हमारी ही तरह के मुशायरे होते हैं, सिर्फ एक कमी नजर आती है और वो है हूटिंग की। इन कैसेटों में खलीजी ममालिक के सामीन ऐसे साबिर और शाकिर नजर आए कि बुरे से बुरे शेर को भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। इन कैसेटों में खलीजी ममालिक के सामीन ऐसे साबिर और शाकिर नजर आए कि बुरे से बुरे शेर को भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं। सच कहा है, पैसा हो तो आदमी में सदमे को झेलने की सकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। दूसरी वजह इसकी यह है कि खलीजी ममालिक के सामीन अपनी जेब से पैसा खर्च करके शोरा को मदऊ करते हैं। उन्हें पता है कि हूटिंग करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ही सही, जो उर्दू कल्चर उन्हें मैसर आया है और जिसके लिए वो तरसते रहते हैं, उससे वो महरूम हो जाएंगे। इस एतबार से भी खलीजी ममालिक के मुशायरे बुरे शायरों के लिए एक नेमत गैर मुतरकबा का दर्जा रखते हैं। अब तो माशाअल्लाह खलीजी ममालिक में उर्दू शायरों के जश्न भी थोक की बुनियादों पर मनाए जाने लगे हैं। वतन अजीज में तो अब उर्दू शायरों के जश्न मनाने की रिवायत खत्म सी होती जा रही है, क्योंकि खलीजी ममालिक में जिस एहतमाम से उर्दू शायरों के जश्न मनाए जाने लगे हैं, वो एहतमाम वतन मालूफ में कहां से मैसर आएगा। अब बड़ी मुश्किल से 2-4 ही ऐसे नामवर और खुशकिस्मत शायर बाकी रह गए हैं जिनके जश्न खलीजी ममालिक में अब तक नहीं मनाए गए हैं। अंदेशा है कि 2-1 बरसों में ये बाकी मानदा शायर भी खलीजी ममालिक से जश्न याफ्ता होकर निकलेंगे। इसके बाद तेल तो होगा, मगर जश्न के चिरागों में रोशनी न होगी। ताहम ये गनीमत है कि उर्दू का बुझता हुआ चिराग खलीजी ममालिक के तेल की मदद से फिर से भड़क उठा है। अब हम मस्कत जा रहे हैं तो हमें एहसास है कि हम उर्दू की एक नई बस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि खलीजी ममालिक में उर्दू की ये नई बस्तियां उस वक्त तक तो जरूर फले फूलें जब तक कि हम जैसों के भी जश्न की बारी ना आ जाए। शायर ने क्या खूब कहा है कि जश्न से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है।